हेलो दोस्तों, आज से मैं अपने चैनल पर फिज़िक्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत से बच्चे ऐसा मानते हैं कि फ़िज़िक्स बहुत ही कठिन विषय है, लेकिन मेरा मानना है कि यदि आप इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हैं, सही तरीके से रिवीजन करते हैं, तो ये काफ़ी आसान विषय है। आज से मैं अपने चैनल पर फिज़िक्स की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने से 1-2 महीने पहले ही मैं आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूं, जिससे बाकी के बचे हुए महीनों में हम लोग कुछ आंसर पेपर और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस कर पाएँ। यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है फिज़िक्स में, तो आप अपने बहुमूल्य सुझाव ज़रूर दीजिएगा, जिससे मैं आपके डाउट्स को दूर कर पाऊँ। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हमारी जो फिज़िक्स है 12th की, ये कई इकाइयों में बटी हुई है, जिसमें से पहली यूनिट है हमारी स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग आवेशों का अध्ययन करते हैं और इसमें आवेश स्थिर रहता है। इसमें जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो है घर्षण विद्युत। पहला टॉपिक है हमारा घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत। देखिए, घर्षण का मतलब होता है किन्हीं भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना, और विद्युत का मतलब है आकर्षण। तो घर्षण विद्युत का मतलब हुआ कि यदि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उनमें घर्षण का गुण आ जाए, तो इसे हम घर्षण विद्युत कहते हैं। अर्थात भौतिक विज्ञान की वह शाखा या भौतिक विज्ञान की वह इकाई जिसमें हम आवेशों के घर्षण के कारण उनमें आकर्षण का गुण आ जाए, उसका अध्ययन करें, तो उसे हम घर्षण विद्युत कहेंगे। इस घटना को सबसे पहले यूनान के एक दार्शनिक थेल्स ने देखा था। थेल्स ने पाया कि जब अंबर एक प्रकार का पदार्थ होता है, जब इसको ऊनी वस्त्रों के साथ रगड़ा जाता है, तो इसमें बहुत सारी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। आपने अपने दैनिक जीवन में भी देखा होगा कि जब आप अपने सूखे बालों में कंघी को रगड़ते हैं, तो उसके भीतर कागज को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी घटना को सबसे पहले देखा था थेल्स ने। यूनान के दार्शनिक थे थेल्स, जिन्होंने सबसे पहले पाया कि जब अंबर को ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ा जाता है, तो अंबर में बहुत सारी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। फिर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने आगे चल करके प्रयोग किए और देखा गया कि ऐसा केवल अंबर के साथ ही नहीं होता है, बल्कि जब किसी रेशम के कपड़े को कांच की छड़ के साथ रगड़ा जाता है। रेशम के कपड़े को कांच की छड़ के साथ रगड़ा जाता है, तो इससे कांच की छड़ पर भी कुछ आवेश आ जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं कांच की छड़ का विद्युतमय होना। अर्थात जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उनके भीतर किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाए, तो इसे हम कहते हैं किन्हीं दो वस्तुओं का विद्युतमय होना। इसी प्रकार जब मैं कांच की छड़ थी, ये हमारी कांच की छड़। इसी प्रकार जब बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ के साथ रगड़ा जाता है, जब बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ के साथ रगड़ा जाता है,
तो एबोनाइट की छड़ पर भी कुछ आवेश आ जाता है। हम कह सकते हैं एबोनाइट की छड़ विद्युतमय हो जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये घटना होती क्यों है, आखिर ये घटना होती क्यों है। तो इसको हम लोग आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के माध्यम से समझ सकते हैं, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग आवेशों के गुण के विषय में चर्चा करते हैं। आवेशों के गुण के विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, आवेशों के गुण, आवेशों के गुण, आवेशों के गुण, आवेशों के गुण। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये तो एडिट में हट जाएगा ना, ये तो एडिट में हट जाएगा। दोस्तों, अब हम समझते हैं, जब मैं रेशम के कपड़े को कांच की छड़ से रगड़ता हूं, तो कांच की छड़ पर कुछ आवेश आ जाते हैं, कांच की छड़ पर कुछ आवेश आ जाते हैं। तथा जब बिल्ली की खाल से एबोनाइट की छड़ को रगड़ा जाता है, तो इस पर भी कुछ आवेश आ जाते हैं। जब मैं कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद एक दूसरी कांच की छड़ को इसके पास ले जाता हूं, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। जब मैं एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने के बाद इसके पास दूसरी एबोनाइट की छड़ को लेकर के जाता हूं, तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। लेकिन जब मैं कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने के पश्चात एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने के बाद एक दूसरे के पास लेके आता हूँ या लाया जाता है, एक दूसरे के पास लाया जाता है, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। यहाँ से ये अनुमान लगाया गया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कैसे पता चला? देखो, यहाँ इन दोनों को पास में ले जाने पर ये प्रतिकर्षित करती हैं, ये दोनों भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, मतलब अपने से दूर हटाने का प्रयास करती हैं। और ये कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, मतलब अपनी ओर खींचती हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि आवेश दो प्रकार का होता है। और इसे सबसे पहले परिभाषित किया अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उन्हें कहा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक को कहा धन आवेश, एक को कहा ऋण आवेश। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि जब मैं कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ता हूं और इसके पास दूसरी कांच की छड़ को ले जाता हूं, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। इसी प्रकार एबोनाइट की छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। लेकिन जब मैं कांच की छड़ को एबोनाइट की छड़ के पास लेके जाता हूं, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इसको हम लोग आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से समझ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत।
देखिए, कोई भी पदार्थ हो वो सामान्य अवस्था में उदासीन होता है। कोई भी पदार्थ हो वो सामान्य अवस्था में उदासीन होता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये कण अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। कोई भी पदार्थ हो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसके नाभिक में पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं। नाभिक में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षा में गति करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षा में गति करते रहते हैं। सामान्य अवस्था में कोई भी पदार्थ हो वो उदासीन होता है। इसका तात्पर्य है कि उसकी नाभिक में जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं उतने ही न्यूट्रॉन, उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखिए, जो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है प्लस का 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम आवेश का एक मात्रक होता है। जिस प्रकार से आप लंबाई को मीटर में, किसी द्रव को लीटर में मापते हैं, उसी प्रकार से आवेश को जो मापने की इकाई है वो कूलाम है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है माइनस का 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। -19 कूलाम। और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। देख रहे हैं, ये प्रोटॉन धनावेश है, ये प्रोटॉन धनावेश है, मतलब धन आवेशित है। इस पर क्या है? ऋणावेश है। प्रोटॉन पर जितना धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋण आवेश होता है। और सामान्य अवस्था में किसी भी पदार्थ में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं। इसलिए कोई भी पदार्थ अपनी सामान्य अवस्था में उदासीन होता है। अब देखिए, जब मैं रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को रगड़ता हूँ, जब मैं रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को रगड़ता हूँ तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर के रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋण आवेश होता है ना। अब कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में गए हैं, मतलब कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है, ऋण आवेशों की कमी हो गई है। अर्थात यहाँ पर क्या आ जाएगा? धन आवेश आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? धन आवेश आ जाएगा। इसी प्रकार से जब मैं बिल्ली की खाल से एबोनाइट की छड़ को रगड़ता हूँ, बिल्ली की खाल से एबोनाइट की छड़ को रगड़ता हूँ तो बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके एबोनाइट की छड़ में चले जाते हैं, जिससे एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है और इलेक्ट्रॉनों पर आवेश ऋण आवेश होता है। इसलिए एबोनाइट की छड़ पर ऋण आवेश आ जाता है। तो कांच की छड़ पर आया हुआ आवेश कैसा है? धनावेश है। और एबोनाइट की छड़ पर आया हुआ आवेश ऋण आवेश है। इसलिए जब मैं कांच की छड़ को कांच की छड़ के पास ले जाता हूं तो दोनों आवेश धनावेश होते हैं और इनमें प्रतिकर्षण बल लगता है और ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। जबकि जब मैं कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ को एक दूसरे के पास ले जाता हूं तो ये दोनों विपरीत प्रकार के आवेश हैं, इसलिए इनमें आकर्षण बल लगता है और ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती हैं।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आवेशों के गुण। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आवेशों के गुण। आवेशों के गुण। आवेशों के गुण। जैसा कि अभी आपने देखा कि जब मैं कांच की छड़ को कांच की छड़ के पास लेके जा रहा था अथवा एबोनाइट की छड़ को एबोनाइट की छड़ के पास लेके जा रहा था, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी। इसका मतलब है कि इनमें प्रतिकर्षण बल लग रहा था। लेकिन जब मैं कांच की छड़ के पास एबोनाइट की छड़ को लेके जाता हूं, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, अर्थात आवेशों में आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। तो पहला गुण है आवेशों में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का गुण। आवेशों में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। आवेशों में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। आवेशों में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। दूसरा, जब मैं किसी आवेशित छड़ के पास चाहे वो धनावेशित हो अथवा ऋण आवेशित हो के पास किसी उदासीन छड़ को ले आता हूं। जब मैं किसी आवेशित छड़ के पास किसी उदासीन छड़ को ले आता हूं, उदासीन से मेरा तात्पर्य है कि इस पर जितने धन आवेश हैं उतने ही ऋण आवेश हैं। तो ये है हमारी आवेशित छड़, ये है आवेशित और ये है उदासीन। ये है आवेशित और ये है उदासीन। तो थोड़ी देर बाद उदासीन छड़ के धन आवेश एक सिरे पर तथा ऋण आवेश दूसरे सिरे पर एकत्रित हो जाते हैं। आवेशों के इस गुण को हम प्रेरण का गुण कहते हैं। तो आवेशों में जो दूसरा गुण पाया जाता है वो प्रेरण का गुण होता है। ये है हमारी आवेशित छड़ और ये थी हमारी उदासीन छड़। लेकिन अब आप देखेंगे कि इसके एक सिरे पर तो ऋण आवेश आ जाएंगे और एक सिरे पर धन आवेश आ जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है जबकि विपरीत में आकर्षण बल लगता है। तो यहाँ धन आवेश है, ये धन आवेश यहाँ के सारे ऋण आवेशों को आकर्षित करके एक सिरे पर ले आता है और धन आवेशों को प्रतिकर्षित करके दूसरे सिरे पर भेज देता है। आवेशों के इस गुण को मैं प्रेरण का गुण कहता हूं। तो आवेशों में जो दूसरा गुण पाया जाता है वो है प्रेरण का गुण। प्रेरण का गुण। प्रेरण का गुण। आवेशों में जो तीसरा गुण होता है वो होता है योग का गुण। योग का गुण। इसका मतलब है कि जैसे आप किसी गिनती को किसी अदिश राशि को जोड़ते हैं, जैसे आप 1 + 2 करते हैं तो 3 आता है, 2 + 3 करते हैं तो 5 आता है। इसी प्रकार आवेशों को भी जोड़ा जा सकता है। Q + 2Q बराबर हो जाएगा 3Q, 2Q + 3Q बराबर हो जाएगा 5Q। तो आवेशों में मुख्यतः ये 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। पहला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का गुण, दूसरा प्रेरण का गुण और तीसरा योग का गुण। चौथा जो इसमें एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि किसी भी अभिक्रिया के दौरान किसी तत्व के जो आवेश होते हैं, जो किसी पदार्थ का आवेश होता है वह संरक्षित रहता है। इसका तात्पर्य है कि अभिक्रिया से पहले जितने आवेश होते हैं अभिक्रिया के बाद भी उतने ही आवेश होते हैं। तो चौथा गुण होता है आवेशों में संरक्षण का गुण। आवेशों में संरक्षण का गुण। आवेशों में संरक्षण का गुण। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत। आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत।
आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत, आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी पदार्थ का या किसी भी तत्व का जो आवेश होता है वह या तो 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम हो सकता है, ये कूलाम का चिन्ह है, या 3.2 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम हो सकता है, या 4.8 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम हो सकता है, या 6.4 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम हो सकता है, या 8.0 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम हो सकता है। अब ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 × E, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलाम, इसको लिखा जा सकता है 2E। इसी प्रकार से इसको लिखा जा सकता है 3 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम, या 3E। इसको लिखा जा सकता है 4 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम, 4E। और इसको लिखा जा सकता है 5 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम, 5E। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी पदार्थ का जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसी को कहते हैं आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत, आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी पदार्थ के आवेश का एक न्यूनतम मान संभव है और बाकी सारे जो भी आवेश होते हैं वो इस न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज होते हैं। इसे हम आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं। अब इसी को यदि मैं आगे बढ़ाऊं, तो देखो मैं आवेश को लिख सकता हूं Q, ये इस सब को चाहे तो आप Q लिख सकते हैं। आवेशों का आप लिख सकते हैं Q। यहां देखिए 1 2 3 4 5 सारी गिनती आ रही ना, इसको मैं लिख दूंगा N, इसको मैं लिख दूंगा भैया N, और ये सारे हैं E बार। और अभी मैंने आपको बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। तो ये होता है आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत, Q ± N × E। कहीं कहीं ये E नहीं लिखा होता है तो वो भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया वो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी यदि आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए